गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है हमारे चैनल पे प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पे जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चली हुई है उसमें अभी हमारा एसएसटी वाला पोर्शन चला हुआ है। धीरे धीरे हम साइंस, हिंदी और ईवीएस ये चीज़ भी करवाएंगे। ठीक है, टाइम टाइम से ही हो जाएंगी चीज़ें। अभी बहुत टाइम है सीटेट में। तो अभी जो हमारा एसएसटी वाला पोर्शन चला हुआ उसमें हमारी 6th 7th जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। कल एक स्टूडेंट का जो है कमेंट आया हुआ था कि मैम आप 6 to 8 की एनसीईआरटी करवा दीजिए। तो मैं बता दूं कि जो हमारी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा। मैंने क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारी 6th और 7th जो है कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों जो है क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं, 6th और 7th वाली। ठीक है, अभी हमारा 8वीं क्लास हमारी चली हुई है, 8th क्लास। ठीक है, तो उसका अभी हिस्ट्री का आज दूसरा अध्याय हम करने वाले हैं। ठीक है, पहला अध्याय हमारा कवर हो चुका है, हिस्ट्री का दूसरा अध्याय हम करने वाले हैं। ज्योग्राफी की भी तीन क्लास शायद हो चुकी हैं हमारी। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा और पहले जो पीछे वाली क्लासेज है उनको ज़रूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि आगे वाली क्लासेज हमें तभी समझ में आएंगी जब हम पीछे की जो चैप्टर हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो 8वीं क्लास का दूसरा अध्याय है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो मुगल बादशाहों में कौन सबसे शक्तिशाली हुए? आखिरी औरंगजेब। ठीक है, उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत जो है दिखाने लगे। किसकी मृत्यु के बाद? जो औरंगजेब थे। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। ठीक है, जैसे जैसे जो ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें थीं वो सामने आती गई, इसलिए जो है दिल्ली जो है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्टेज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? मतलब एक कंपनी के रूप में व्यापार करने जो है अंग्रेज, कुछ ही मतलब थोड़े बहुत जो अंग्रेज है व्यापार करने जो है भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मतलब उनकी वो जो है कब्जा करने या हमारे ऊपर कब्जा करने वो नहीं आए थे। ठीक है, वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, थोड़े बहुत जो है व्यापारी अंग्रेज लोग। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में हम देखेंगे यह सब कैसे हुआ। मतलब आगे हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो अंग्रेज लोग आए थे व्यापार करने के लिए, सिर्फ व्यापार करने के लिए वो लोग, कुछ लोग आए थे कंपनी के द्वारा, लेकिन ऐसे कैसे हुआ कि वो पूरा ही जो अंग्रेजों की एक साम्राज्य शक्ति बन गई। ठीक है, विशाल उनका साम्राज्य बन गया। इसके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है अपना नेता मान लिया। किसको मान लिया? बहादुर शाह जफर को। कब माना? 1857 में, जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है भारी विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, किसको मान लिया? जफर शाह को। ठीक है, बहादुर शाह जफर को।
जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके सामने जो उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। देखिए इधर दिखाया गया है, जफर शाह दिखाए गए हैं और ये पीछे इनके बेटे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। किससे? एलिजाबेथ प्रथम से जो चार्टरनामा जो इजाजतनामा होता है वो हासिल कर लिया। ठीक है, जिसने कंपनी को पूर्व से व्यापार का एकाधिकार मिल गया है। इस इजाजतनामे का मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती जो है कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। ठीक है, मतलब प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी, एक ही कंपनी वहाँ पे बेच सकती थी, खरीद सकती थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी, जो वाणिज्यिक कंपनियां थी। ठीक है, एक सेकेंड। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न तो वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ठीक है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप, कहाँ पे? कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसमें क्या करें कि जब तक जो कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आए थे हिंद महासागर पार करके, तब तक तो जो है पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी, मतलब वो वहाँ पे पहुँच गए थे। ठीक है, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा, इसको वास्को डी गामा भी बोला जाता है ना, वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार जो है भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है, ऐसा बोला जाता ना कि भारत की सबसे पहले खोज किसने की, और आंसर में वास्को डी गामा बोला जाता है। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, उसने जो समुद्री रास्ते का पता लगाया था। ठीक है, 1498 में पहली बार जो समुद्र वाला रास्ता था उसके द्वारा, ठीक है, पुर्तगाल से इधर गोवा की तरफ आके पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है, तो उन्होंने 1498 में जो है समुद्री रास्ते का पता लगाया था कि समुद्र के रास्ते का, ठीक है, पुर्तगाल से समुद्र के रास्ते कैसे जाता था, इटली से। ठीक है, तो उन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, समुद्री रास्ते की खोज की थी। चलिए, 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। जो डच थे वो भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। एक बार इधर से देखेंगे वाणिज्य के बारे में। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक ऐसा व्यावसायिक, एक ऐसा काम उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदते हैं और उसको ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, यानी मुख्य रूप से जो है व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक। चलिए यहाँ से देखते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। तो यूरोप में किस चीज़ की मांग थी? भारत के बने जो सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। किस चीज़ की? दालचीनी की, इलायची की, और जो है काली मिर्च, लौंग, इन चीज़ों की कहाँ पे मांग थी? यूरोप में। ठीक है,
यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों ने इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और जो है उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों ने के फलने फूलने का जो है यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी। मतलब ऐसी प्रतिस्पर्धा उनके बीच में हो गई। देखिए इस चीज़ को अपने माइंड में देखिए इमेजिन करते रहिए, ठीक है। इमेजिनेशन करते रहना कि जैसे अब इसमें बता रहा है कि सबकी जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ती रही, ठीक है। और एक दूसरे की जो है जहाज डुबो देते थे इस मामले में कि इनका सामान टाइम पे नहीं पहुंचना चाहिए, तो कंपनी जो है एक दूसरे का जहाज डुबो देती थी। इसको आप दिमाग में सोचते रहिए कि ऐसे हुआ था कहानी के तौर पे, ठीक है, कि उनकी आपस में जहाज डुबो दी। इस चीज़ का पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें जो है हिस्ट्री समझ आ जाएगी अगर हम इस तरीके से हम इसको देखेंगे। रास्ते में जो है रुकावटें खड़ी कर देते थे और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित जो है रखा जाता था, ठीक है। इस चीज़ को हम एक मूवी बना के अपने दिमाग में चले कि देखिए ऐसे ऐसे वो चीज़ें हो रही थी, लोग उनके जहाज़ डुबो रहे थे, आपस में प्रतिस्पर्धा थी उनके बीच में, लड़ाइयाँ होती थी उन चीज़ को लेके कि सबसे पहले हमारा जो है सामान वहाँ पे पहुँचे और इनका ना पहुँचे तो उनकी जहाज़ डुबो दी जाती थी। तो इस तरीके की हम अपने माइंड में इमेज बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ से हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता गया। मतलब व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना जो है मुश्किल हो गया उनके लिए। आइए देखिए यह कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में व्यापार शुरू करती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? हुगली नदी के किनारे। कब हुई? 1651 में। कंपनी के व्यापारी यही से जो है अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। जो मतलब फैक्ट्री चलाते थे उनको फैक्टर कहा जाता था, जो व्यापार चलाते थे, ठीक है। तो ऐसे आएगा क्वेश्चन कि फैक्टर क्या होते हैं? जो व्यापारी जो है व्यापार चलाते थे, ठीक है, उनको फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर भी थे जिनमें से कंपनी के अफसर बैठते थे। यहाँ पे कुछ दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठा करते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदेगारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होंगी वहीं पे ज़्यादातर लोग जाके बस जाते हैं ना, आने जाने के लिए उनको सुविधाएं हो जाती हैं। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जो है जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकाता जो है कौन सा था? कालिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। जो अब टाइम पे कलकत्ता है वो पहले क्या कहलाता था? कालिकाता, ठीक है। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की फरमान जारी कर दें। जो कंपनी ने क्या किया? जो मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को मतलब उसके बिना शुल्क बिना कर चुकाए व्यापार मतलब उनको व्यापार करने दे बिना जो है शुल्क चुकाए, ठीक है। फरमान क्या है? एक शाही आदेश कि आप मुझे शाही आदेश दीजिए कि मैं बिना शुल्क चुकाए ही अपना व्यापार कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा
रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान में केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। मतलब वो बिना शुल्क चुकाए ही व्यापार कर सकते थे। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां जो है विरोध क्यों न करते। मतलब वहाँ की जो राजस्व वसूली थी वो कम हो गई, इसलिए जो वहाँ के जो बंगाल के जो नवाब थे, नवाब मुर्शिद कुली खां, उसने विरोध किया। ठीक है, तो बंगाल के नवाब कौन थे? नवाब मुर्शिद कुली खान। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि बंगाल के नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान। देखिए ये चित्र में दिखाया गया है। मद्रास के जहाज़ों के सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम्स सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है 1867 का, 1867। देखिए व्यापारों से युद्धों तक इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी कि मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो ऐसे बोलेगा कि मुर्शिद कुली खां के बाद कौन थे? अलीवर्दी खां। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला जो थे, ठीक है, उसके बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की उन्होंने कंपनी को रियायतें देने के से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों में अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का जो है उन्होंने प्रयास किया। किसने? कंपनी ने। वो टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थे कंपनी। ठीक है, तो उसने क्या किया? उनके जो अफसरों को क्या किया? अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व अधिकारियों को भी जो है अपमानित किया। ये रॉबर्ट क्लाइव की चित्र दिखाई गई है। देखिए, सॉरी, यहाँ से देखते हैं एक बार, ये इधर देख लेंगे कठपुतली के बारे में। कठपुतली क्या है? यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। देखा है ना हमने, कठपुतली देखी है। जो धागे होते हैं उनसे उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उनको ऐसे ऐसे करके नचा दिया जाता है। देखिए, कंपनी का यह कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव को जो है परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। ठीक है, देखिए प्लासी का युद्ध देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, तो अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? 1756 में। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। जो अलीवर्दी खान है उसकी मृत्यु 1756 में हुई और उसके बाद कौन बना? सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक कंपनी, मतलब जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज लोग थे, ठीक है, वो ऐसा कठपुतली नवाब चाहते थे जो उसे व्यापारी रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से
आसानी से प्रदान करें उनको, ठीक है, आसानी से देने में जो है आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, मतलब वो सोच रहे थे कि सिराजुद्दौला को हटा के किसी और प्रतिद्वंदी को उनका नवाब बना दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, ठीक है। जब उन्होंने बोला कि जो वहाँ पे सिराजुद्दौला थे, वहाँ बंगाल के नवाब, तो उन्होंने बोला कि जो ये कंपनी है वो हमारे राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाए, हमें अपना काम करने दे, ठीक है, और ये किलेबंदी जो वो कर रहे हैं उनको बंद करें, और जो राजस्व है वहाँ का शुल्क है वो चुका दें। लेकिन जो कंपनी थी और जो ये सिराजुद्दौला थे, दोनों अपनी जगह से नहीं हटे। तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने 30,000 सैनिक जो है वहाँ पे भेजे, जो नवाब के कासिम बाजार में जो वहाँ पे इंग्लिश फैक्ट्रियाँ थी उन पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर जो है ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। उसके बाद जो है नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया। देखिए, काम तो अच्छा ही किया था सिराजुद्दौला ने, ठीक है। देखिए, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जब वहाँ पे जो कलकत्ता में कंपनियां थी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने जब सुना कि कलकत्ता हाथ से निकल रहा है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव जो वहाँ पे लड़ रहा था, तो उनके लिए अपनी सेनाएं भेज दी। देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पल्लासी था, मतलब पूरा पलासी, ठीक, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण जाना जाता था। किसके कारण? वहाँ पे प्लास के फूल पाए जाते थे। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों के गुलाल बनाया जाता है। जो प्लास के फूल हैं उनसे जो है गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। अभी हम जो होली पे लाल रंग का गुलाब इस्तेमाल करते हैं वो प्लास के फूलों से बनाया जाता है, ठीक है। ये इस चित्र में दिखाया गया है। महान्यायालय कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइज की लंदन स्थित जो लेडन हॉल है स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। ये यहाँ पे दिखाई गई एक सभा का चित्र। देखिए, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। जो ये सेना, उसको नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद जो है नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। जो नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मतलब जो मीर जाफर था, उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, ठीक है। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध से मतलब हिस्सा नहीं लिया। जो मीर जाफर थे, जब युद्ध हो रहा था तो जो मीर जाफर थे उन्होंने उस युद्ध में अपनी जो सेनाएं थी उन्होंने नहीं भेजी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा था कि वो सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना देगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उसे अपने साथ मिला लिया और सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को जो वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया। अब बाद में वो मीर जाफर को भी हटा देगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइम होता है, कुछ टाइम तक ही, जैसे कोई भी लगा लो, जिसमें हम लगा लो, हम किसी के कहीं के मतलब नवाब बन गए,
ठीक है। लेकिन हम एक हद तक ही देखेंगे ना कि हमारे जो राज्य के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर अंग्रेज उनको दबाते चले जाएँगे तो जो मीर जाफ़र था, उसको भी लगेगा कि भई ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ। हम हर एक चीज़ थोड़ी ना दबते चले जाएँगे। तो फिर उसने भी उस कंपनी के विरोध में जो है युद्ध किया। फिर उसने जो है मीर जाफ़र को हटा दिया था। और आगे देखेंगे मीर काफ़िर शायद है आगे, तो उसको मीर जाफ़र को हटाकर उसको रख लिया था। ठीक है। तो एक हद तक ही सब बर्दाश्त होता है, बाद में तो सभी बोलेंगे ना। देखिए, संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1959 को कलकत्ते की यह चिट्ठी भेजी थी। उसने क्या लिखा? लेकिन लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए जो है बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला जो है आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना जो है उचित हो। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की जो है पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। जो सिराजुद्दौला थे उसको मार दिया गया प्लासी की जंग के बाद। और मीर जाफर जो है नवाब बन गए। जो मीर जाफर थे उनको जो उन्होंने नवाब बना दिया। कंपनी अभी भी शासन एक सेकेंड कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। मतलब वो जो है शासन को नहीं संभालना चाह रही थी, वो जो है व्यापार करना चाहती थी। ठीक है। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जो है क्या ज़रूरत थी। यहाँ से देखते हैं। जल्दी ही कंपनी को यह एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते हैं। एक टाइम तो आएगा ही ना कि वो अपने हक के लिए बोलेंगे। ठीक है। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र के सम्मान और संप्रभुता को जो है दिखावा करना पड़ता था कि वो एक अच्छा राजा है, अपनी प्रजा के लिए काम करेगा, सम्मान के लिए उनको जो है अच्छी अच्छी सुविधाएं देगा। तो वो सब तो उनको दिखाना पड़ता है ना। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया। ठीक है। जो मीर जाफर था उसको लगा कि भाई कंपनी ये गलत कर रही है, तो उसने जो है उनका विरोध किया। तो उसने क्या किया? उनको जो मीर जाफर थे उनको हटा दिया और फिर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई तो 1764 में, तो बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में। ठीक है। उसको भी जो है हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। ठीक है। जब जो मीर कासिम था उसको भी यही लगा भाई ये तो जो है कंपनी गलत कर रही है, जो अंग्रेज थे। ठीक है। उनको दबाने की कोशिश कर रही है। फिर उन्होंने क्या किया? उनका विरोध किया तो उसको फिर से मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफर को फिर से ले आए। देखिए एक सेकेंड। अब नवाब को जो है हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी क्या करती थी? और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनके इरादे बदल चुके थे। अब वो जो कठपुतली नवाब है उनको हटाकर खुद ही जो है शासन करना चाहते थे। देखिए यहाँ से देखते हैं। कठपुतली नवाबों के साथ साथ अपने जो खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही जो है नवाब बनना पड़ेगा।
मतलब अब वो कठपुतली नवाब भी नहीं चाहते थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि अब हम खुद ही शासन करेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने जो है कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कब? 1765 में जो है मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें जो ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, कैसे खरीदनी पड़ती थी? चांदी और सोने के बदले। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन में सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब जो है अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही जो कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते के में जो किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी वो उठा सकती थी। ठीक है, देखिए एक बार ये देख लेंगे, ऊपर वाला बॉक्स रह गया हमारा। ठीक है, नवाब की शिकायतें क्या थी? 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार से के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किले ही जो है खड़े कर दिए। पहले जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने जो है हाथ जोड़े थे कि हमें रहने के लिए या वहाँ पे व्यापार करने के लिए जो है थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए, लेकिन उन्होंने तो वहाँ पे अपने ज़मीन जो है मजबूत किले ही खड़े कर दिए। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागर और अन्य लोगों को अपने मातहत मतलब उनके गुलाम मातहत क्या थे? गुलाम रहने के लिए तैयार कर लिया और यह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। मतलब भारत में आके भारत के लोगों को ही जो है गुलाम बनाते हैं, औरतों को भी, लोगों को भी, मर्दों को भी, ठीक है, बच्चों को भी गुलाम बनाकर उन्हीं से लूट खसोट कर रहे हैं। हमारे भारत में आके हम ही लोगों को गुलाम बना के हमसे ही लूट खसोट कर रहे हैं और सारा कहाँ ले जा रहे हैं? अपने देशों में लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है। ठीक है, जो कंपनी के अफसर हैं वो क्या हुए? अब नवाब बन गए। पहले तो नवाब उन्होंने किसी को रखा हुआ था, अब वो खुद ही नवाब बन गए। नवाब बनने का मतलब था, इसका यह मतलब तो नहीं था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और भी जो है फायदे थे। कंपनी को हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। जो कंपनी का जो हर एक कर्मचारी था वो क्या सोच रहा था कि मैं भी नवाब बनूंगा, जो है सपने देखने लग रहे थे। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारे जो है पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जो है जमा कर ली थी। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने जो भारत में बेहिसाब दौलत जो है जमा कर ली थी। 1743 में जब इंग्लैंड ने से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र जो है बस कितनी थी? 18 साल की थी। ठीक है, 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी जो दौलत थी कितनी थी? 102 पौंड। ठीक है, ऐसे हम पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात तो यह है कि एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे
जो है कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी जो अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे, मतलब उन पे संदेह था। ठीक है, उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसने जो है आत्महत्या कर ली। देखिए, इतने पैसे होने के बाद भी उसने जो है आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया गया था भ्रष्टाचार का। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही जो है मौत का निवाला बन गए। उसके अलावा इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर जो है साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर जो है चला जाए, आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग जो है नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका जो है मजाक उड़ाया गया था। देखिए, यहाँ देखते हैं क्लाइव खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने जो है क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की जो है गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, मैं खुद ही हैरान था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ कैसे हो रही हैं। ठीक है, चलिए कंपनी का फैसला। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कंपनी का फैसला। यदि हम 1757 से 1758 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया है। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में। ठीक है, और बताइए जो प्लासी का युद्ध वो कब हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, जो रेजिडेंट होते थे। ठीक है, उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। तो रेजिडेंट का काम क्या था? कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी जो है भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही जो है तय करते थे, मतलब करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर जो है सहायक संधि भी थोप दी थी। देखेंगे आगे सहायक संधि। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं जो है रखने का अधिकार नहीं रहता था। एक बार ये देख लेंगे गतिविधि। चलिए, कुछ नहीं है, यहाँ देखते हैं। उसे कंपनी की तरफ से जो है सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका जो इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अगर जो भारतीय शासक अपना जो उनकी रकम थी वो अदा नहीं कर पाते थे
तो उनको जुर्माने के रूप में क्या देना पड़ता था, उन जो कंपनी है उसको अपने कब्जे में ले लेती थी उस इलाके को। ठीक है, उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली, ठीक है, रिचर्ड वेलेजली ने गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था गवर्नर जनरल। ठीक है, जो रिचर्ड वेलेजली था वो कब से कब तक, 1798 से 1805 तक था। ठीक है, गवर्नर जनरल उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी जो है कई इलाके छीन लिए गए थे। देखिए, ये इस चित्र में दिखाया गया है। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ बड़े नवाब सिराजुद्दौला टिल्ली कैटल द्वारा जो है ये चित्र बनाया गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन वहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, देखिए रेजिडेंट का क्या मतलब होता है, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी इसके बारे में देखेंगे। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंटों के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक जो दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। तो स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक शास्त्री कौन थे, जेम्स मिल। ठीक है, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। जो रेजिडेंट होता है वो क्या होता है, रियासत का राजा। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती हैं। शासन के कामों में जो रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ जो है चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल जो है पैदा हो जाती है। निषेधाज्ञा क्या है, निर्देश, और अधीनस्थता दब्बूपन, मतलब किसी से दबना। देखिए, टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिणी भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण में यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली जो 1761 से 1782 में थे और उनके सिख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, तो इनका शासनकाल क्या था, टीपू सुल्तान का 1782 से 1799 से। ठीक है, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान कब से कब तक था, इसका शासनकाल क्या था, ये शासनकाल याद रखना। ठीक है, हैदर अली का शासनकाल क्या था, 1761 से 1782, और उसके पुत्र का जो शासनकाल था टीपू सुल्तान 1782 से 1799। ठीक है, जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी जो है ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध जो है विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है टीपू सुल्तान का एक चित्र दिखाया गया है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया। देखिए, टीपू सुल्तान के जो बच्चे हैं उनको बनाया गया बंधक। डैनियल आर्म द्वारा ये चित्र बनाया गया है। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार
जो है युद्ध में हराया था। लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों ने हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से जो है संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीरें बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई जाती थी। ठीक है, देखिए, सुल्तानों के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गई। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जो है जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। तो कब कब हुई ये जंग? मैसूर की अंग्रेजों के साथ 4 बार जंग हुई, 1767 से 1769, ठीक है, 1780 से 1784, 1790 से 92 और 1799 तक। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को जो है सफलता मिली। अपनी राजधानी की जो रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर की जो है राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दी। इसके साथ ही तैमूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। देखिए, सॉरी, इधर देखते हैं एक बार टीपू की कहानियों। ठीक है, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब जो है यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू सुल्तान ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर जो है कहा जाने लगा था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। देखिए, ये एक टीपू का खिलौना है शेर। ठीक है, इसके बारे में दिखा गया है। यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाजें जो हैं आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एक अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। हमारी चीज़ें कहाँ हैं? लंदन में रखी हुई हैं। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज जो है इस खिलौने को जो है अपने साथ ले गए। बहुत ही लेंदी चैप्टर हो गया है, तो मैं सोच रही थी जो आधा चैप्टर है वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो आधा चैप्टर हमारा बच गया है उसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, समझ में बहुत ही फिर कम होएगा, हम समझेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। तो आधा चैप्टर हम जो है कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।